युद्ध के छठे दिन की तपिश के बीच दिल्ली के गलियारों से पहली बार एक सन्नाटा टूटा जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास की दहलीज लांघी। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शोक पुस्तिका में भारत की संवेदनाएं दर्ज की, लेकिन ईरान जंग पर प्रतिक्रिया न देकर सवालों में आई मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती भी अब आ गई है। एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के उस युद्धपोत को समुद्र में दफन कर दिया जो अभी कुछ ही देर पहले भारत के साथ युद्धाभ्यास की मुस्कुराहटें साझा करके लौट रहा था। अब भारत सरकार के सामने सवालों का एक भंवर है। क्या अपने घर से विदा होते इस मेहमान की सुरक्षा का जिम्मा भारत के कंधों पर था? क्या अमेरिका का यह कदम भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े कर देगा? क्या इसका असर अमेरिका या ईरान के साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ेगा? नमस्कार और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। मिडिल ईस्ट में लगातार फैल रही अमेरिका ईरान जंग अब भारत के बैकयार्ड तक आती दिख रही है। 4 मार्च को अमेरिका की एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में मौजूद ईरान के एक युद्धपोत पर टॉर्पीडो से हमला किया, जिसके बाद जहाज पानी में डूब गया। ये नक्शा देखिए। हमले के वक्त ईरानी युद्धपोत हिंद महासागर में श्रीलंका से करीब 44 नॉटिकल मील यानी कि करीब 81 किलोमीटर दूर था। जहाज ने सुबह करीब 5:08 पर श्रीलंका को डिस्ट्रेस कॉल भेजी। मामला कंफर्म करने के बाद 6 बजे श्रीलंका ने अपनी नाव रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश के जहाज पर टॉर्पीडो से हमला किया। टॉर्पीडो अटैक के बाद जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। ईरान ने बताया कि इस जहाज का नाम आइरिस देना था और इस पर करीब 130 लोग सवार थे। हमले के बाद अब तक 87 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। श्रीलंका की नेवी ने 32 लोगों को रेस्क्यू किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे अमेरिका की बड़ी भूल बताया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, अमेरिका ने ईरान की ज़मीन से लगभग 2000 मील दूर समुद्र में एक अपराध किया है। इंडियन नेवी के मेहमान फ्रिगेट देना पर इंटरनेशनल वाटर्स में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। उसमें 130 लोग सवार थे। मेरी बात याद रखना, अमेरिका अपने किए पर बुरी तरह पछताएगा। इस पोस्ट में बताया गया कि ईरानी युद्धपोत भारतीय नेवी का मेहमान था। कैसे, समझते हैं। दरअसल ईरान ने अपना जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। युद्धाभ्यास 18 फरवरी से 25 फरवरी तक चला। इसमें 75 देशों के 85 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकने को भी भारत आना था, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे अमेरिकी नेवी की कामयाबी बताया। Yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई इस जंग का आज 6वां दिन है। इस बीच ये पहली बार है जब लड़ाई भारत के इतने करीब तक पहुंचती दिख रही है। ईरान का जहाज किस इलाके में डुबोया गया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासागर विजन वाले क्षेत्र में आता है। इस योजना में हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। हिंद महासागर का यह हिस्सा भारत के स्ट्रैटेजिक वाटर्स का भी हिस्सा है, इसलिए उस इलाके में अमेरिकी पनडुब्बी का होना, जहां भारत और श्रीलंका अक्सर साथ में गश्त करते हैं, दिल्ली के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। फिलहाल मोदी सरकार ने इस घटना पर कुछ खास नहीं कहा है। हाँ, सरकार ने उन रिपोर्ट्स को ज़रूर खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए भारत के बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सरकार की इस चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या भारत अपने ही इलाके में अपना असर अमेरिका और इजराइल को दे रहा है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट किया।
लिखा कि जब आप अपने ही पड़ोस में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते तो फिर हमें महासागर और हिंद महासागर में भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बातें क्यों सुनाई जाती हैं। साफ है कि मोदी जी का ये रुख राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का समर्पण है। इससे भारत के मूल राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है और सालों की मेहनत से बनाई गई हमारी विदेश नीति कमजोर होती है। तो क्या वाकई ईरानी जहाज डूबने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सबसे पहले देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक खुले समुद्र यानी कि हाई सीज में चल रहे युद्धपोतों को दूसरे देशों के हमले या कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। युद्धपोतों पर सिर्फ उसी देश का अधिकार होता है जिसका झंडा वे लेकर चल रहे हों। इसलिए किसी युद्धपोत को डुबो देना उसकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाता है। आमतौर पर अगर अमेरिका इसे यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सही ठहराना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि खतरा बेहद गंभीर था, ऐसा कि जवाब देने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। लेकिन यह घटना अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को न्यूट्रल देशों जैसे कि भारत और श्रीलंका के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए था। न्यूट्रल देशों के इतने पास किसी जहाज पर हमला करना उनके समुद्री क्षेत्र की निष्पक्षता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर सकता है। यह मामला इसलिए और पेचीदा हो गया है क्योंकि आइरिस देना को भारतीय नौसेना ने अभ्यास में मेहमान के तौर पर बुलाया था। नौसेना की परंपरा में किसी देश के अभ्यास में शामिल जहाज को गेस्ट माना जाता है। अगर ऐसा जहाज मेज़बान देश के पानी से निकलते ही निशाना बन जाए तो इसे अक्सर मेज़बान देश के लिए कूटनीतिक अपमान माना जाता है, मानो वो अपने मेहमानों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया। हालांकि ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं है जो कहे कि अंतर्राष्ट्रीय पानी में जाने के बाद मेज़बान देश कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। लेकिन आलोचकों का मानना है कि क्योंकि ये जहाज़ भारत की मेजबानी वाले कार्यक्रम से लौट रहा था, इसलिए भारत पर एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी तो थी ही। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमेरिटस ब्रह्मचलानी ने एक्स पर लिखा, भारत की मेज़बानी में हुए नौसैनिक अभ्यास से लौट रहे जहाज़ को डुबोकर वाशिंगटन ने असल में भारत के समुद्री नेबरहुड को युद्ध का मैदान बना दिया है। इससे सवाल उठता है कि क्या भारत का अपने ही इलाके पर अधिकार और नियंत्रण कमज़ोर पड़ रहा है। सवाल और भी है, आखिर कैसे अमेरिका की वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी भारत और श्रीलंका के तट के इतने करीब आकर टॉर्पीडो दाग देती है और भारतीय नौसेना को इसकी भनक तक नहीं लगती? या फिर अगर जानकारी थी तो तनाव बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या ईरानी जहाज़ पर हमला भारत के लिए किसी तरह की चुनौती बन सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानकारों से समझते हैं। क्या इंडिया को बताया गया इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। जब कोई एक देश दूसरे देश पे इस तरह की जंगी कार्रवाई करता है, खास करके जब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स की बात चलती है, तो कभी नहीं बताया जाता है कि हमने ऐसे एक सबमरीन को डिप्लॉय किया है। सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। क्या इंडिया कुछ कर सकता था? बिल्कुल। अगर हमारे क्षेत्र में था, हमारे EEZ में था, तो हम ज़रूर उसको रेस्क्यू करते, क्रूमैन को रेस्क्यू करते। और ये इस जहाज़ को जो टारगेट किया अमेरिका ने, बड़े सोच समझ के उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स पे इसको डुबाया था। और जिससे श्रीलंका जो सबसे नज़दीक वाला देश था, उन्होंने अपनी एयरफोर्स और नेवी को भेज के उसको रेस्क्यू किया। तो जो लार्जर इशू की आप बात कर रहे हो कि क्या हम कुछ कर सकते थे या कुछ, जब जैसे मैं कह रहा था, जब दो देशों के बीच जंग छिड़ गई हो तो भारत का कोई ऐसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, हम एक मॉरल एक क्वेश्चन उठा सकते थे कि क्या अमेरिका ऐसे एक युद्धपोत को टारगेट कर सकता था जो कि एक पीसफुल एक्सरसाइज के लिए आया था, यानी कि कोई वॉर कोई एनिमिकल इंटेंट नहीं था उनका, वो मात्र एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज के लिए आए थे। और ज़्यादातर उस पर शायद ज़्यादा कुछ हथियार भी नहीं थे। ऐसा एक कानून होता है जब ऐसे वॉरशिप्स फ्लीट रिव्यूज़ के लिए आते तो ज़्यादा उस पर बहुत सारा एम्यूनिशन नहीं रखा जाता है। तो इस पे हम एक मॉरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या अमेरिका सही था इस तरह के एक वॉरशिप को टारगेट करने का? लेकिन भारत का ऐसे इसमें कुछ ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम एक लार्जर व्यू लें तो अमेरिका ने इस तरह के 20 और ईरानी जहाज़ों को टारगेट किया कई ऐसे जगहों पे, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, और इसी तरह के ऐसे ही संदर्भ थे।
सबमरीन से नहीं तो एयरक्राफ्ट से उन्होंने टारगेट किए, मिसाइल से टारगेट किए, ड्रोन से टारगेट किए। तो जहाँ तक इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, हमारा कुछ ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे बैकयार्ड में हुआ, लेकिन क्या अमेरिका को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था? जब जंग का मामला है तब नॉर्मली एक देश दूसरे देश को ऐसे इन्फॉर्म नहीं करता है। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों को लगातार निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जंग में एक नया मोर्चा भी खुलता नजर आ रहा है। इराक में मौजूद अमेरिका समर्थक ईरानी कुर्द बल ने अपने हथियार बंद दस्ते तैयार रखे हैं जो ईरान में दाखिल हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पहले भी सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत ईरानी कुर्द समूह को छोटे हथियार दे चुकी है ताकि ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा की जा सके। अब जंग के बीच ईरान इराक सीमा के उत्तरी हिस्से में ईरानी सेना IRGC के कई सैन्य ठिकानों, चौकियों और पुलिस स्टेशन पर लगातार हवाई हमले हुए। ये वो इलाका है जहां से कुर्द फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ईरान के अलावा ये फोर्स सीरिया, टर्की, इराक और आर्मेनिया के इलाकों में भी एक्टिव है। कुर्द लोग इन चारों देशों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते हैं। इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, पर ये लोग कई धर्मों को मानने वाले समुदाय हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जीते हुए देशों अमेरिका और ब्रिटेन ने 1920 में तय किया कि कुर्दिस्तान बनाया जाएगा, पर 3 साल बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत को ख़त्म कर टर्की बनाने की संधि कर ली और कुर्दों को दरकिनार कर दिया। इन सारे देशों में कुर्द माइनॉरिटीज़ में आ गए। अमेरिका का कुर्द लड़ाकों के साथ काम करने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन उस पर उन्हें कई बार छोड़ देने के आरोप भी लगते रहे हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक में कुर्द विद्रोह को बढ़ावा दिया था, लेकिन बाद में जब इराकी सेना ने कुर्दों पर हमला किया तो अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में कुर्दों की संख्या लगभग 60 से 90 लाख मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिलिशिया समूहों ने ईरान के अंदर घुसकर कार्रवाई शुरू भी कर दी है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह भी साफ नहीं है कि कितने लड़ाके इसमें शामिल हो सकते हैं। कुर्द अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी इराक में मौजूद ईरानी कुर्द समूह ईरान के अंदर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका ने इराकी कुर्द नेताओं से उन्हें समर्थन देने को कहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इन दावों को खारिज किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर कुर्द लड़ाके उत्तरी इराक से सीमा पार करके ईरान में घुसते हैं तो अमेरिका उन्हें हवाई समर्थन देने के लिए तैयार है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी वायुसेना पश्चिमी ईरान में लगातार ऑपरेशन चला रही है ताकि वहां ईरान की सैन्य क्षमता कमज़ोर की जा सके और तेहरान तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सके। अगर कुर्द लड़ाके बड़े पैमाने पर ईरान में घुसते हैं तो इससे ईरान को अपनी सेना सीमा की तरफ भेजनी पड़ेगी, तब अमेरिकी या इजरायली विमान उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी कुर्द नेताओं मसूद बरजानी और बाफिल तालाबानी से कहा है कि वो इराक में मौजूद ईरानी कुर्द लड़ाकों को ईरान में घुसने की इजाज़त दें। नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान के नेता मुस्तफ़ा हिजरी से भी फ़ोन पर बात की, सीमा पार कार्रवाई के बारे में चर्चा की। तो क्या जंग की आड़ में अमेरिका किसी बड़े तख्तापलट की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई कुर्द सेना IRGC को टक्कर दे सकती है? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, अमेरिका का बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, एजेंडा और एंड गेम ये है कि ईरान में जो इस्लामिक रजीम है या अयातुल्लाहज़ रिलेटेड रजीम है उसको ख़त्म किया जाए, और रजीम चेंज उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। और उसके अंदर बाकी चीज़ें तो पेरिफेरल हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि बार बार वो बदल रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स, लेकिन ये कॉमन एजेंडा दोनों के बीच है, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब उसके लिए कारपेट बॉम्बिंग भी हो रही है, जो भी कुछ हम देख ही रहे हैं रात दिन किस तरह से सारा कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ईरान एक बड़ा मुल्क है, 90 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पर, और काफ़ी मतलब आप देखें तो टेरिटरी वाइज और टेरेन उसका इतना डिफिकल्ट है। तो ऐसे में अमेरिका अपनी फोर्सेज ऑन ग्राउंड तो लाना नहीं चाहता है, उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, वो तो इनको बड़ा मुश्किल है, कई बार इनके पांव फंस चुके हैं उसमें। लेकिन अब उसके लिए उन्हें क्या कोशिश कर रहे हैं? वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, गल्फ के, वो सब एक साथ हो जाएं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भेज सकें। और दूसरा, ईरान के अंदर कई सारी एथनिक नेशनलिटीज़ हैं, जैसे कर्ड्स हैं, जैसे अजेरीज हैं, और काफ़ी मात्रा में हैं मतलब, और बलोच हैं, और दूसरे कुछ 1-2 ग्रुप्स हैं जो परमानेंटली उनको अगेंस्ट रहे हैं रजीम के।
तो उन सबको एक तरह से इंटरनली और उसके साथ साथ जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है सोसाइटी का, जो बड़े नाखुश हैं उस सरकार से इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या उनके अपने पर्सनल जो भी उनके रीजन है उसके बारे में, तो मैं समझता हूं कि कोशिश उनकी है कि किसी ना किसी तरह से एक इंटरनल इम्प्लोजन कर दिया जाए। अब वो बाहर से फोर्सेस को लाएं, चाहे इराक के थ्रू लेके आए कर्डिश को या अजेरीज को अजरबैजान के अंदर, तो उसके चलते 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो जैसे सऊदी अरेबिया और कतार और इन सब कंट्रीज के बीच में जो अप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे ईरान के साथ, उनके बेसिस के ऊपर अमेरिकन बेसिस में अटैक हुए और कुछ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर हुए। अब देखिए, आपने देखा साइप्रस में ईरान का नाम लिया गया लेकिन उसने नहीं किया। इसी तरह लोग कह रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया में उनकी रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ या कतार के गैस पे हुआ, वो भी उन्होंने नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन हो सकता है क्योंकि आजकल डिफ्यूज्ड वे में उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, तो किसी कमांडर ने कर दिया हो, ये भी हो सकता है, तो पता नहीं है, लेकिन वो बातें क्लियर होंगी। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि किस तरह से वहां पर उन लोगों को खिलाफत किया जाए पॉपुलर लेवल के ऊपर में, ताकि लोग सपोर्ट करें कि अब ईरान में जाकर के हम धावा बोल सकें। अब जानते हैं जंग की ताज़ा अपडेट। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की बमबारी का आज छठा दिन रहा। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक जंग में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग की शुरुआत से ही ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूसरी जगहों को निशाना बना रहा है। अब तक मिडिल ईस्ट का इकलौता नेटो सदस्य टर्की इन हमलों से बचा हुआ था, लेकिन 4 मार्च को ईरान ने टर्की की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये इराक और सीरिया के रास्ते टर्की के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रही थी, तभी नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। तो फिलहाल ये साफ नहीं है कि मिसाइल असल में किस लक्ष्य की तरफ जा रही थी। नेटो ने टर्की पर निशाना साधने की कोशिश की निंदा की और कहा कि वो अपने सभी सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया, कहा कि टर्की की दिशा में कोई मिसाइल नहीं दागी गई और ईरान टर्की की संप्रभुता का सम्मान करता है। बहरहाल टर्की ने अब तक सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। जंग में आगे क्या होगा, इसके अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खी की बारी। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की। यहाँ आज यानी 5 मार्च को ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि देश में 6 महीने पहले हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। याद होगा आपको कि सितंबर 2025 में नेपाल के हजारों युवा सड़क पर उतर आए थे। देश भर में हुए प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली समेत तमाम सारे मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने देश में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने का वादा किया था। अब 5 मार्च को वही आम चुनाव हो रहे हैं। नेपाली चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, शाम 5 बजे चली। वोटिंग खत्म होते ही मतगणना भी शुरू हो गई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नतीजों के रुझान शुक्रवार यानी 6 मार्च तक आ सकते हैं। नेपाल में लगभग 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स संसद की 275 सीटों के लिए सांसद चुन रहे हैं। अब थोड़ा नेपाल की चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी जानते चलते हैं। नेपाली संसद को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसमें 275 सदस्य यानी 275 सांसद होते हैं। इन सांसदों को मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम के तहत चुना जाता है। इस सिस्टम के तहत 2 तरीके से चुनाव होते हैं। पहले तो 275 में से 165 सीटों पर सीधे सांसदों को चुनाव होता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश में होता है, भारत में होता है। इसे नेपाल में फर्स्ट पास द पोस्ट यानी FPTP सिस्टम कहा जाता है। वहीं बाकी बची 110 सीटों पर किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी को वोट दिया जाता है। जिस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट मिलते हैं उसी आधार पर सीट मिलती है। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। अब चूंकि नेपाल में 2 तरीके से सांसदों को चुनाव होता है, इसलिए मतदाताओं को चुनाव के वक्त 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। अब नेपाल में चुनाव लड़ रही मुख्य पार्टियों की बात करें तो पहली है पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। दूसरी है देश की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस, जिसकी कमान संभाल रहे हैं युवा चेहरे गगन थापा। एक और पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव मैदान में है। रॉयटर्स के मुताबिक इन पार्टियों का पिछले 3 दशकों से नेपाली पॉलिटिक्स पर दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही है और काफ़ी हद तक आगे भी मानी जा रही है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो एक नई पार्टी है और 3 साल पहले ही बनी है। पार्टी ने रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। बालेंद्र 35 साल के हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं। उन्हें जनता के बीच काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ आ रही है, खासकर युवाओं की। अब ये नतीजों से 6 मार्च को पता चल सकेगा कि उनकी रैलियों में आ रही भीड़ वोटों में तब्दील हुई या नहीं।
आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।